हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण, अपन पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपन ने मोनेरा जगत है, अपन इसके अंदर पढ़ रहे थे ना। मोनेरा जगत के अंदर अपन बैक्टीरिया के बारे में बात कर चुके थे, उसके पोषण के बारे में बात कर चुके थे, उसका प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में बात अपन कर चुके थे। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे वही मोनेरा जगत को, आज खत्म करेंगे। मोनेरा जगत के अंदर मैंने कहा था कि इसमें पहले अपन बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, फिर साइनोबैक्टीरिया को पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन आर्की बैक्टीरिया, जिनको हिंदी में आधे बैक्टीरिया कहते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो एक एक करके अपन इनको पढ़ते हैं। बैक्टीरिया अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ना क्या बचा है? साइनोबैक्टीरिया बच गया, माइकोप्लाज्मा, और फिर अपन आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। इन तीनों को खत्म करके और मोनेरा जगत को खत्म करेंगे और अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या? प्रोटिस्टा जगत स्टार्ट करेंगे। ठीक बात है। आज का टारगेट क्लियर है। 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। साइनोबैक्टीरिया, ये मोनेरा जगत के अंदर ही है, साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा आपका है माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया। शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए भाई साइनोबैक्टीरिया की। क्या हेडिंग डालनी है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, जिसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल भी इसको कहा जाता है और इसको बीजीए कहेंगे अपन शॉर्ट में। क्या कहेंगे? बीजीए। बीजीए का मतलब क्या है भैया? बस शॉर्ट में बीजीए क्यों कह रहे हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, हिंदी में उसी को क्या कहते हैं? ब्लू नील, ग्रीन हरित, एल्गी हिंदी में सवाल। ठीक है, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट में बीजीए कहा जाता है, तो इसलिए मैंने बीजीए बता दिया। चलो इसके बारे में बातें करते हैं। आ जाओ जी, इसकी विशेषताएं देख लो। क्या क्या इसके बारे में खास बातें हैं? साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या क्या खास बातें समझते हैं। सबसे पहली बात इसके बारे में खास बात जो है वो क्या है? ये ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है। कैसा है? ऑक्सीजनिक। ये कैसा है? ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसा है? ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया है। कैसे भैया? कैसे? अभी बताता हूं। ऑक्सीजनिक का मतलब क्या है कि ये जो है इसका जो सोर्स रहेगा ना, ये जो प्रकाश संश्लेषण करेगा उसके अंदर इसका जो सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगी। इसका जो सोर्स रहेगा वो क्या रहेगी? ऑक्सीजन रहेगी। ठीक है, कुछ के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो है उनका वो प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, लेकिन उनका जो सोर्स होता है ना, स्रोत होता है, वो क्या होता है? उनका सल्फर होता है। वही वो यहां पर क्या होगा? यहां पर उनकी ऑक्सीजन होगी, इसलिए क्या बोल दिया इसको? ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो मैंने आपको इस लाइन में बता दिया और वापस लिख देता हूं। प्रकाश संश्लेषी हैं ये, प्रकाश संश्लेषी हैं। ठीक बात है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं। दूसरी बात ये हुई कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब इवोल्यूशन पढ़ाया था मैंने आपको, उस टाइम पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी। अरे इवोल्यूशन अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको याद भी आनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में अपने वातावरण के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। याद करो वो दिन जब अपन ने क्या पढ़ रहे थे? विकास वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में अपना जो वातावरण था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। ये तो भला हो साइनोबैक्टीरिया का कि ये साइनोबैक्टीरिया बना, ये जो नील हरित शैवाल है, ये जो बीजी है, ये बना। और ये जो बीजी जब बना तो इसने जो है अपने वातावरण के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन छोड़ी। ठीक है, तो ये देखो भाई, सबसे पहले वायुमंडल में मुक्त मतलब फ्री O2 है ना, मुक्त O2 छोड़ने
छोड़ने वाले हैं, ठीक है, छोड़ने वाले BGA ही है, ठीक है, इसे लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो समझो क्या लिखा मैंने कि सबसे पहले वायुमंडल के अंदर मुक्त ऑक्सीजन किसने छोड़ी, O2 किसने छोड़ी, सबसे पहले ऑक्सीजन किसने छोड़ी, वो साइनोबैक्टीरिया थे। साइनोबैक्टीरिया की वजह से ही क्या वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन आई, वरना O2 नहीं थी वायुमंडल के अंदर, O2 थी ही नहीं। कौन, साइनोबैक्टीरिया आया, BGA आया, इसने क्या है ऑक्सीजन छोड़ी। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपनी इस सेकंड क्लास, इस 11th क्लास के दूसरे चैप्टर के अंदर ये लाइन नहीं लिख रखी, मोनिरा जगत के अंदर ये लाइन नहीं लिख रखी, लेकिन आपका जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, विकास वाला चैप्टर है, वहां पर ये लाइन है। और पेपर जो है वो तो पूरी बायोलॉजी से आना ना, सिर्फ दूसरे चैप्टर से नहीं आना, सिर्फ मोनिरा जगत से नहीं बनेगा। तो वो यहां की चीज को वहां से इंटरकनेक्ट कर सकता है, क्योंकि वही साइनोबैक्टीरिया यहां पढ़ रहे हैं और उसी की थोड़ी सी बात वहां हो रही है, तो इसलिए लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। अरे समझ में आई या नहीं आई? और मैं आपको ये विकास वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो वहां पर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले जो है अपने वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑक्सीजन नहीं थी तो उस टाइम पर जो वायुमंडल है वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। कैसा वायुमंडल कैसा था, वातावरण कैसा था, रिड्यूसिंग था। और जैसे ही साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ी तो वातावरण कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि वातावरण में पहले ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑक्सीजन नहीं थी तो वातावरण कैसा था, रिड्यूसिंग था, ठीक है। जैसे ही साइनोबैक्टीरिया बने, इन्होंने क्या छोड़ी, ऑक्सीजन छोड़ी। जैसे ही इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी तो वातावरण कैसा हो गया, रिड्यूसिंग से क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं यहां पे, साइनोबैक्टीरिया ने रिड्यूसिंग वातावरण को ऑक्सीडाइजिंग वातावरण बना, साइनोबैक्टीरिया ने रिड्यूसिंग वातावरण को ऑक्सीडाइजिंग वातावरण बनाया, ठीक है। तो देख लो भाई, तो मैंने आपको जो बताया वही बात मैं वापस बता रहा हूं आपको कि पहले ऑक्सीजन नहीं थी वातावरण में, इसलिए वातावरण कैसा था, रिड्यूसिंग था। फिर साइनोबैक्टीरिया बना तो इसने सबसे पहले ऑक्सीजन छोड़ी, तो साइनो जो अपना वातावरण है वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ये पॉइंट क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर है ना, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हरे जो पौधे होते हैं, इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, इनके अंदर है क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है। कौन सा, क्लोरोफिल ए पिगमेंट है। और उसी पिगमेंट के कारण इनका रंग कैसा होता है, हरा हरा रंग के। आपके जो पौधे हैं वो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो वैसा ही पिगमेंट जो है वो आपको साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपको। जैसे हरित पादप है, हरित पादप मतलब जो हरे प्लांट्स हैं, हरे पौधे जो हैं, उनमें जिस प्रकार से क्लोरोफिल ए पाया जाता है, उसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल ए जो है वो पाया जाता है। जैसे हरे पौधों में क्लोरोफिल ए की मात्रा होती है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है, वैसे ही आपके जो साइनोबैक्टीरिया है उसके अंदर भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। CHLA का से कंफ्यूज मत होना, CHLA क्या है, क्लोरोफिल ए है, ये पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट है। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको, क्लोरोफिल ए पिगमेंट है ये। ठीक है, चलो जी अगला पॉइंट देखो भाई, क्लोरोफिल ए के अलावा दो पिगमेंट और हैं इसके अंदर, है ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा साइनोबैक्टीरिया को भैया नील हरित शैवाल क्यों कहते हैं। नील हरित शैवाल इसलिए कहते हैं इसको, अभी बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर दो पिगमेंट और पाए जाते हैं, और वो पिगमेंट कौन से हैं, फाइकोसायनिन और
सी फाइको इरेथ्रिन पिगमेंट भी पाए जाते हैं। ठीक बात है, तो ये पिगमेंट भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल हरित पादपों में जैसे क्लोरोफिल ए पाया जाता है वैसा तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता ही है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। लेकिन उससे अलग भी मैं आपको बताऊं तो इनके अंदर दो पिगमेंट और होते हैं, जिसको एक सी फाइकोसाइनिन है, एक सी फाइको इरेथ्रिन है। जो सी फाइकोसाइनिन है ना, ये कैसा रंग देता है? ये रंग देता है नीला, ये नीला रंग देता है। और सी फाइको इरेथ्रिन जो पिगमेंट है ये कैसा रंग देता है? ये देता है भैया लाल। ठीक है, और आपका क्लोरोफिल ए जो है ना, वो कैसा पिगमेंट, वो कैसा कलर देता है? वो देता है हरा। ठीक है, तो हरा कलर कौन देता है? क्लोरोफिल ए देता है। और सी फाइकोसाइनिन जो है वो नीला रंग देता है। तो इसका रंग जो है वो कैसा हो गया? नीला हरा। इसलिए क्या कह दिया? नील हरित सवाल। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो समझ लो इन बातों को, है ना। और इसके अंदर लाल रंग का जो पिगमेंट है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई बताओ भाई। जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, इसके बाद में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, क्या बताई मैंने? साइनोबैक्टीरिया जो है उसको नील हरित सवाल भी कहते हैं। उसके अलावा ये ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं। सबसे पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन किसने छोड़ी? बीजीए ने छोड़ी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ने रिड्यूसिंग वातावरण को ऑक्सीडाइजिंग वातावरण बना दिया। कैसे? पहले ऑक्सीजन ही नहीं थी तो वातावरण कैसा था? रिड्यूसिंग था। फिर साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन छोड़ी वातावरण में तो वातावरण कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग वातावरण हो गया। ठीक है, और इनमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जैसे हरित पादपों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है वैसे ही इनके अंदर भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए तो होता ही है, उसके साथ साथ में सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरेथ्रिन, ये दो नाइन के पिगमेंट भी जो है इनके अंदर होते हैं। सी फाइकोसाइनिन है वो नीला रंग देता है, सी फाइको इरेथ्रिन जो है वो लाल रंग देता है, और क्लोरोफिल ए है वो तो आपको पता ही है हरा रंग देता है। इसलिए नील हरित सवाल है। अब इनके अंदर ये पिगमेंट भी पाया जाता है, कौन सा? सी फाइको इरेथ्रिन, लाल रंग भी मतलब ये दे सकते हैं। तो यहां से कनेक्ट करके एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक आप सर्च करके भी देख लेना। एक समुद्र है, सागर है, एक सी है, लाल सागर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में रेड सी कहा जाता है उसको। एक समुद्र है, एक सागर है जिसको क्या कहते हैं? लाल सागर कहते हैं, रेड सी कहते हैं। क्या उसका रंग लाल है? बिल्कुल जी, उसका रंग लाल है। हमेशा रंग लाल होता है क्या उस समुद्र का? नहीं जी, हमेशा रंग जो है उसका लाल नहीं होता, नॉर्मल रंग ही होता है। लेकिन जब ये साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये साइनोबैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया फैल जाएंगे उस समुद्र के अंदर, तो उस टाइम कैसा होगा? उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल बन जाएगा। पूरा जो समुद्र है वो लाल रंग का दिखाई देने लग जाएगा। उसको कहते हैं लाल सागर बोलते हैं। उस समुद्र का कहते हैं लाल सागर। तो यहां पर मैं पॉइंट ऐड कर देता हूं यार। ठीक है, यहां पर मैं लाल सागर के बारे में पॉइंट लिखता हूं, ध्यान से देखो भाई। ठीक है, बीजीए, बीजीए क्या है? नील हरित सवाल है ना। साइनोबैक्टीरिया को बीजीए कहते हैं। कौन सी बीजीए? एक नाम लिख रहा हूं मैं, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इर्थ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इर्थ्रियम। ठीक है, इर्थ्रियम। ठीक है, तो ये क्या है? एक बीजीए है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? बीजीए कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। ठीक है, तो ये जो लाल सागर है, ये लाल सागर है, इसका लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि ये एक बीजीए है। कौन सी बीजीए? ये ट्राइकोडेस्मियम इर्थ्रियम। ठीक है, इस जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये जब मल्टीप्लाई करती है, ठीक है, उस समुद्र के अंदर, तो समुद्र का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, इसलिए उसको लाल सागर कहा जाता है। अब ऐसी ही एक चीज अपन आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है,
जिसको जो पढ़ेंगे अपन प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे, है ना, वहां पर भी लाल रंग के समुद्र से रिलेटेड कुछ चीजें आएंगी। लेकिन आप एक चीज समझो, लाल सागर अलग चीज है, ठीक है, और लाल तरंगे अलग चीज है। वहां पर अपन क्या पढ़ेंगे, रेड टाइड पढ़ेंगे। ये क्या है, रेड सी बताया मैंने अभी आपको। अभी अपन कौन सा जगत पढ़ रहे हैं, मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है, रेड सी, लाल सागर बताया है। लाल सागर कौन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया बनाता है। कौन सा, ट्राइकोडेस्मियम इर्थ्रियम, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या बनाता है, लाल सागर बनाता है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, आगे आएगा, कल या परसों में आएगा, कल ही आ जाएगा ना, जो आपका रेड टाइड है, लाल तरंगे नाम से अपन को देखने के लिए मिलेगा, वो कौन बनाता है, एक डाइनोफ्लेजिलेट होता है जिसको गोनियोलेक्स कहते हैं, वो एक प्रोटिस्टा है, वो लाल तरंगे बनाता है। वो अलग है, ये अलग है, कंफ्यूज मत होना दोनों में, ठीक बात है। वो आपको बोले कि लगे लाल सागर तो कह देना जी मोनेरा का काम है, ये तो मोनेरा जगत में होता है और ये साइनोबैक्टीरिया करता है। आपको कहे लाल तरंगे तो कह देना ये प्रोटिस्टा का काम है। आगे मैं आपको जब प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा तो वापस मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं वो कैसे हो सकते हैं जी, साइनोबैक्टीरिया जो है आपके एक कोशिक हो सकते हैं, एक कोशिक हो सकते हैं, एक मिनट, एक कोशिक हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, कलोनीय हो सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन सही है बिल्कुल, कलोनीय हो सकते हैं, ठीक है। कॉलोनी का मतलब कॉलोनी बना के रहेंगे, है ना, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, एक अकेले, एक कोशिका के रूप में भी रह सकते हैं, कॉलोनी बना के बहुत सारे आपस में मिलके भी रह सकते हैं, और तंतुमय भी हो सकते हैं, फिलामेंटस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, है ना, तो ये तंतुमय भी हो सकते हैं, ठीक है। तंतुमय का मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, तंतुमय का एग्जाम्पल बताऊं आपको तो वो है आपके नोस्टोक और एनाबीना, नोस्टोक एनाबीना। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, नोस्टोक और एनाबीना दोनों क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, और इनके नाम मत भूल जाना, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बार बार अपन को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक बात है। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इनकी, इसकी, या फिर इनकी, जो भी लिखना चाहो, इसकी कॉलोनी कॉलोनी और तंतुमय जेलीनुमा आवरण, जेलीनुमा आवरण या फिर श्लेष्मी आच्छद, श्लेष्मी आच्छद द्वारा ढकी होती हैं, ठीक है। तो इनकी जो कॉलोनी बनेगी, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये अकेली भी रह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे अकेले भी रह सकते हैं, और ये आपस में ऐसे कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। और इनकी जो कॉलोनी होगी ना, इनकी जो कॉलोनी होगी वो ऐसे जेलीनुमा आवरण या फिर इनको उसको या तो जेलीनुमा आवरण कह दो या फिर श्लेष्मी आच्छद कह दो, है ना। तो जो पैराग्राफ लिखती है एनसीईआरटी उसमें तो क्या लिख रखा है उसने, जेलीनुमा आवरण लिख रखा है, और जो उसने डायग्राम बना रखा है उसमें श्लेष्मी आच्छद लिख रहा है। तो दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखना है, जो कॉलोनी या फिर जो तंतुमय जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, उस पर उसके चारों तरफ क्या रहेगा, वो किससे ढकी हुई होगी, वो श्लेष्मी आच्छद या फिर जेलीनुमा आवरण से वो ढकी हुई होती है, ठीक बात है। यहां पर आवरण लिख दिया मैंने, आवरण नहीं लिखा ना, तो इसको सही कर देते हैं, जेलीनुमा आवरण, ठीक है। इसका मैं आपको अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा, है ना, एक मिनट दीजिए मुझे। ये कैसे होते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, ये अलवणीय जल में भी रह सकते हैं, अलवणीय जल में भी रह सकते हैं, आपको मिलेंगे, देखने के लिए मिल सकते हैं, और समुद्री जल में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, समुद्री जल में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, अथवा ये आपको कहां, स्थानीय क्षेत्र में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ना। तो ये स्थानीय सवाल भी हैं, स्थानीय
सवाल है। ठीक है, तो ये आपके लवणीय जल, समुद्री जल और स्थानीय तीनों जगह आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं। यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग से हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तीनों जगह स्थानीय, समुद्री जल और आपका जो लवणीय जल है, तीनों में आपको देखने के लिए साइनोबैक्टीरिया दिखने के लिए मिल सकता है ना। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा मेरे को। just a minute। आ गया क्या? आ गया, चलो ध्यान से देखना भाई। चलो अभी दिखा देता हूं, आगे भी इसके बारे में बातें होंगी। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। ये डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब मैंने आपको बताया कि तंतुमय और ये कॉलोनी भी बनाते हैं और ये एक कोशिक भी रह सकते हैं ना। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या बना रखा है, ये देखो आपस में, ये देखो एक, ये आपका एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, आपस में देखो जुड़े हुए हैं ना। तो इन्होंने एक क्या है, तंतुमय एक कॉलोनी सी बना रखी है ना। और इस कॉलोनी को आप ध्यान से देखो, इसके चारों तरफ जो है इसके आवरण लगा हुआ, वो आवरण क्या है, इसको आप जेलीनुमा आवरण कह दो या फिर इसको श्लेष्मीय आच्छाद कह दो। एनसीईआरटी जो इसको डायग्राम में तो श्लेष्मीय आच्छाद लिखती है और इसको पैराग्राफ में इसको जेलीनुमा आवरण कहती है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो है जेलीनुमा आवरण से ढके हुए होते हैं या फिर श्लेष्मीय आच्छाद से ढके होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में 1-2 पॉइंट और लिखता हूं, फिर हम आपको इस डायग्राम से और चीजें भी समझाऊंगा। पहले 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं। प्रदूषित जल में, अगर जल कैसा है, प्रदूषित है, प्रदूषित जल में बहुत, प्रदूषित जल में साइनोबैक्टीरिया बहुत फलते फूलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल एज इट इज है ना, फलते फूलते हैं। एनसीईआरटी सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही लिखती है, फलते फूलते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहते हैं एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम। अभी बताता हूं क्या होता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई जल है, ऐसा कोई पानी है जिसके अंदर प्रदूषण है, वो प्रदूषित जल है ना, वो मतलब उसके अंदर कोई फैक्ट्री से कोई केमिकल्स वगैरह उसमें आ रहे हैं, है ना, मतलब प्रदूषण है उस जल के अंदर, प्रदूषित जल है। तो अगर ऐसा जल है और वहां पर अगर साइनोबैक्टीरिया है ना, तो साइनोबैक्टीरिया की एक खास आदत है, जैसे ही उसको प्रदूषित जल दिखेगा वो जो है अपने आप को तेजी से जो है बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो एकदम से जो है वो ग्रो करने लग जाएगा, फैल जाएगा पूरे उस जल में। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे देखे होंगे, कुछ ऐसा पानी, एक तो बहता हुआ पानी होता है और एक इकट्ठा पानी होता है, एक जगह पे स्थिर पानी होता है। तो कई बार आप स्थिर पानी से आप रोड से गुजरते हो तो अपने कई जगह पे देखा भी होगा कि जब आप देखते हो तो चारों तरफ पानी होता है, वो कैसा होता है, उस पर बिल्कुल एक हरे रंग की एक परत सी जमी हो जाती है ना, एक हरे रंग की परत सी जम जाती है। कोई ऐसा पानी जो काफी टाइम से एक ही जगह पर इकट्ठा है, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना, उस पर क्या है, एक हरे रंग की आपको परत सी दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो क्या है, इस पर तो दूब उग आई है ना, घास उग गया है इस पे तो ना, तो वो घास नहीं होता, वो क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया ही है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जल कैसा है, प्रदूषित है, तो उसमें क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो पूरा उस पर फैल जाता है। और उस जो फैलने जो ये एनसीईआरटी लिखती है, फलते फूलते हैं, बहुत तेजी से फलते फूलते हैं, इसको इंग्लिश में एल्गल ब्लूम कहते हैं। जो वो पूरे पानी में फैल जाते हैं और हरे रंग की एक शैवाल से बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये आपने देखा भी होगा, जो पानी इकट्ठा रहता है एक जगह पे, उस पानी की सतह पे आपने देखा होगा पूरे हरे रंग की एक चद्दर से बिछ जाती है, और फिर को लगता है कि यार घास उगा है इस पे तो। ठीक है, लेकिन नीचे पानी होता है। अब आप कहोगे भैया इससे दिक्कत क्या है, ये बेचारे साइनोबैक्टीरिया बढ़ रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होती है कि जब ये साइनोबैक्टीरिया को प्रदूषित जल मिलता है तो ये बहुत तेजी से फलता फूलता है, एल्गल ब्लूम बना लेता है। और दिक्कत ये करता है कि ये उस पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी ना, जितनी भी घुली हुई ऑक्सीजन होगी जल के अंदर, जिस जल में ये साइनोबैक्टीरिया बहुत तेजी से फैल रहा है, उस जल के अंदर जितनी भी घुली हुई ऑक्सीजन होगी, सारी की सारी ऑक्सीजन को खींच लेगा।
ठीक है, अब आपको कहोगे भैया ऑक्सीजन को खींच रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आ गई इससे? दिक्कत यह आती है कि जब ये जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को खींच लेता है ना, तो फिर उस जल के अंदर दूसरे कोई जीव रह रहे हैं, जैसे मछलियां हो गई, मेंढक हो गए, वो जो जीव उसके अंदर रह रहे हैं उस जल के अंदर, वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगी। तो ऐसे जल जो है, ऐसे जो एकदम से ठहरे हुए जो जल होते हैं, उनमें एल्गल जो ब्लूम है, ये जो साइनोबैक्टीरिया ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, है ना, और उसके बाद में ये उससे ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, और जो वहाँ पर जो दूसरे जीव होते हैं वो मर जाते हैं, तो बदबू भी आती है फिर। ठीक है, चलो लिखते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखना भाई। फलते फूलते हैं, ठीक है, और पानी से घुली हुई O2 को खींच लेते हैं या फिर बाहर निकाल लेते हैं, की बात है, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल लेंगे, और जब पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल लेंगे तो होगा क्या, जो दूसरे बाकी के जो अन्य जलीय जो जीव हैं उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जो फिर क्या होगा? अन्य जलीय जीवों की मृत्यु होने लगेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई पानी है जहां पर मतलब प्रदूषित जल है, तो उसमें ये जल्दी से ग्रो करेंगे, फलते फूलते हैं, और वहां से ऑक्सीजन खींचेंगे तो दूसरे जीव जो मर जाएंगे। बस खबर खत्म। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, कैसे होते हैं, मैं कल भी आपको बता चुका हूं, ये कैसे होते हैं? एचएल होते हैं। कैसे होते हैं? एचएल। ठीक है, चल नहीं सकते, ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं? एचएल होते हैं। एचएल इंग्लिश में बात करें तो नॉन मोटाइल। कल भी मैं आपको बता चुका हूं, कल के लेक्चर में बताया था मैंने आपको। साइनोबैक्टीरिया जो प्रजनन कैसे करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रजनन कैसे करता है? प्रजनन, ठीक है, प्रजनन कैसे करता है? तो प्रजनन के लिए ये दो तरीकों से कर सकता है। एक है आपका द्विखंडन से कर सकता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। दूसरा है आपका विखंडन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? तो साइनोबैक्टीरिया के अपन ने प्रजनन कैसे करता है उसके बारे में अपन ने बात कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है जिससे क्वेश्चन आते हैं यार, जो एनसीईआरटी की लाइंस है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी, ठीक है, सब एनसीईआरटी ही है, ठीक है, कोई बाहर से नहीं है। अब आपको कुछ चीजें जो है इस चैप्टर के अंदर आपको मिल सकती है, मोनेरा जगत के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ जो चीजें हैं वो 12th क्लास के से रिलेट कर रखी हैं, तो वो चीजें मैं आपको यहां पर बताता जा रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो जो जिन्होंने 12th क्लास पढ़ ली है उनका ये रिवीजन हो रहा है। चलो अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सीखना। इनके अंदर होती है हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट क्या है? हेटेरोसिस्ट क्या होता है भैया, अभी उसके बारे में बात करेंगे। हेटेरोसिस्ट क्या है? हेटेरोसिस्ट क्या है? एक विशेष प्रकार की कोशिका है। हेटेरोसिस्ट क्या है? एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका है। अब आप कहोगे कि भैया साइनोबैक्टीरिया तो खुद ही एक कोशिका का है, ठीक है, मैंने कहा बात आपकी ठीक है, एक कोशिका का है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साइनोबैक्टीरिया जो वो एक कोशिक भी हो सकता है, वो आपस में मिलकर कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, और वो कुछ तंतुमय भी हो सकते हैं, आपस में मिलकर एक तंतु बना लेंगे, फिलामेंट सा बना लेंगे। ठीक है, तो एक साइनोबैक्टीरिया खुद तो वो एक ही कोशिका का है, तो उसमें स्पेशल कोशिका कहां से आएगी, है ना, विशेष कोशिका कहां से आएगी? लेकिन वो बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया आपस में जब मिल जाएंगे ना, तो उनमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है वो खुद को अपने आप को रूपांतरित कर लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक अकेला साइनोबैक्टीरिया, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब ये साइनोबैक्टीरिया आपस में बहुत सारे जुड़ जाएंगे
तो इनमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो कहेंगे कि हम जो है वो स्पेशल सेल के रूप में जो है वो कन्वर्ट होना चाहते हैं, हम एक विशेष प्रकार की कोशिका जो है वो बनना चाहते हैं। तो इनको कहा जाता है कि हाँ बन जाओ। तो फिर ये क्या बनते हैं, हेटेरोसिस्ट बनते हैं। और हेटेरोसिस्ट काम क्या आती है, ये विशेष प्रकार की कोशिका किस काम आती है, ये नाइट्रोजन फिक्स करने काम आती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम आती है। और मैंने आपको बताया था कि नोस्टोक और एनाबीना क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अरे लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से करते हैं, बताया था मैंने आपको, याद करो, एनाबीना, एजोली, एनाबीना, साइकेडी, नोस्टॉक, ओसिलेटेरिया, सारे बताए मैंने आपको। ठीक है, चलो तो इसके बारे में एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। चलो आ जाओ, हेटेरोसिस्ट के बारे में लिखते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इंग्लिश में नहीं बोले तो इसको N2 फिक्सिंग बोल सकते हैं ना अपन, हिंदी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और इंग्लिश में आप इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग या फिर N2 फिक्सिंग के लिए ना, के लिए विशेष कोशिका है। विशेष कोशिकाएं। तो आपको मैंने बता दिया हेटेरोसिस्ट क्या होती हैं। हेटेरोसिस्ट क्या होती हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, ये है ना, उनको क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और ये पाई किसके अंदर जाती हैं, ये पाई जाती हैं आपके नोस्टोक और एनाबीना, एनाबीना। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो, किसका डायग्राम है, ये नोस्टोक का डायग्राम है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से करता हूं ताकि आपको बढ़िया लगे। नोस्टोक का डायग्राम है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो ये एक क्या है आपका साइनोबैक्टीरिया, अकेला तो खुद ही एक कोशिका का बेचारा, क्या ही कर सकता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि ये एक कोशिका के रूप में भी रह सकता है, और ये कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, और ये तंतु बनाकर भी रह सकते हैं, तंतु में भी होते हैं ना। तो यहां पर देखो, ये एक साइनोबैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं। देखो आपस में सारे मिलकर इन्होंने क्या बना लिया, एक तंतु बना लिया, एक है ना, एक फिलामेंट बना लिया इन्होंने। अब इन्होंने सारे आपस में मिल गए, सारे आपस में मिल गए, तो इन्होंने में से कुछ ने बोला कि हम विशेष कोशिका बनना चाहते हैं। तो सारों ने कहा कि हाँ ठीक है, जैसे एक ग्रुप होता है ना, उसमें कह दिया कि मैं नेता बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा सबका, मैं लीडर बनूंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं ये काम करवाऊंगा। तो वैसे ही जो है, तो कहा कि भाई बन जाओ, तुम लीडर बन जाओ। वैसे ही यहां पर हुआ कि ये कुछ बोले कि हम वही विशेष प्रकार की कोशिका बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला क्या करोगे, बोला कि हम हेटेरोसिस्ट बनेंगे। और हेटेरोसिस्ट क्या करेंगे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो काम करने का काम करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेंगे। तो इनमें से जो देखो, ये जो बाकी क्या है, नॉर्मल आपके क्या बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल जो आपके साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, साइकोप्लाज्म बीच में कहां से आ गया, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और इनमें से देखो कुछ जो है वो एक विशेष प्रकार की कोशिका बन गए हैं, जिनको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की कोशिका बन गए, इनको क्या कहेंगे अपन, हेटेरोसिस्ट कहेंगे। और ये देखो चारों तरफ ये क्या है, श्लेष्मी आच्छाद, इसको भूल मत जाना, इसको जेलीनुमा आवरण भी कहते हैं और श्लेष्मी आच्छाद भी कहते हैं। समझ में आई बात, आई क्या, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा भूलना तो हो जाता है। देखो टाइम दिखाऊं आपको, कितने टाइम पर रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ये देखो ऊपर वाला टाइम दिख रहा होगा आपको, 2:01, दिन के नहीं है, रात के हैं जी ये। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। सुबह आपको 10 बजे क्लास देनी होती है, तो ये रात को ही रिकॉर्ड हो रही है ना, ये कोई को लगता है लाइव क्लास, लाइव नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डेड ही है, ठीक है, रात को रिकॉर्ड होती है, सिर्फ दिन में आपको मिल जाती है क्लास। ठीक है, चलो जी अगली हेडिंग डाल देते हैं। ये अपनी बात कर ली पूरी, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर ली, बैक्टीरिया के बारे में बात कर चुके हैं अपन कल के लेक्चर में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में अभी बात कर ली अपन ने। अब किसके बारे में बात करेंगे अपन, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही माइकोप्लाज्मा खत्म होगा, अपन किसकी बात करेंगे, आर्किया बैक्टीरिया की बात करेंगे। चलो जी माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए माइकोप्लाज्मा। और इसका शुरुआत में एक नाम रखा गया था इसका, पीपीएलओ। क्या नाम रखा गया था इसका, पीपीएलओ। फुल फॉर्म क्या है इस पीपीएलओ की, बता देते हैं जी अभी, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ क्यों रखा इसका, इसलिए रखा कि भैया ये मिला कहां पे, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो शुरुआत में देखा गया कि यार जो गाय भैंस हैं इनके हो रहा है क्या,
न्यूमोनिया हो रहा है इनके। अच्छा, तो फिर जो इनके न्यूमोनिया हो रहा था, तो इनके जो आपने अपन पढ़ के भी आए, सबसन वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने कि जो इनका अपना जो लंग्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको फुफ्फुस आवरणी द्रव कहते हैं ना, फुफ्फुस आवरणी द्रव कहते हैं। तो उस द्रव के अंदर, उस द्रव को बाहर निकाला गया, डॉक्टर ने निकाला होगा ना कि भाई इनके कैसे हो रहा है, ये दिक्कत कैसे आ रही है। तो उसमें उनको क्या मिला, ये मिला, माइकोप्लाज्मा मिला, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि ये प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, पीपीएलओ नाम दे दिया गया। लेकिन बाद में इसको माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया और अपन माइकोप्लाज्मा के नाम से ही इसको पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा के बारे में खास बातें क्या है, और यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, और कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल इजी है। 4-5 लाइनें ही दे रखी है एनसीईआरटी में, लेकिन उन 4-5 लाइनों में वो गलत करवाता है आपसे, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, बता रहा हूं वो ध्यान से देखना। सबसे पहली जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना, ये मत भूलना कभी भी, बाकी सब कुछ भूल जाना, मत भूलना बाकी भी, लेकिन ये वाली पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए कि कोशिका भित्ति, माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका भित्ति है ना, वो बिल्कुल नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति बिल्कुल, रमांजा, बिल्कुल नहीं पाई जाती, ठीक है। तो आपके जो माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये नहीं जो है वो आपको याद रखना है, कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका है। मैंने आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या बताया, माइकोप्लाज्मा जो है भैया उसमें कोशिका भित्ति जो है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट मैंने क्या क्या बताया आपको कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। आपको कहे कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, अरे मृत कोशिका की बात नहीं हो रही, आपको पूछे क्वेश्चन में सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, आंसर क्या होना चाहिए आपका, माइकोप्लाज्मा होना चाहिए। वापस बोल रहा हूं, सबसे छोटी जीवित कोशिका आपको पूछे, आंसर क्या दोगे, माइकोप्लाज्मा देना है आपको। समझ में आई बात, चलो जी, ठीक है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही एनसीईआरटी के लाइंस हैं, ठीक है। ये O2 के बिना भी रह सकते हैं, O2 के बिना, एक मिनट थोड़ा सा लिखते हैं, O2 के बिना भी रह सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन के बिना हमेशा ही रहते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी ये रह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया ऑक्सीजन है तो बढ़िया बिंदास रह रही है, अगर ऑक्सीजन आप हटा दोगे तो भी ये रह लेंगे। तो इनको ऑक्सीजन की ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन है तभी ये रह सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये मर जाएंगे, ना ना, ऑक्सीजन के बिना भी ये रह सकते हैं। कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है और एनसीईआरटी की लाइंस है, O2 के बिना भी ये रह सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं साइज, इसकी साइज कितनी होती है, साइज है इसकी 0.3 माइक्रोन, ठीक है। तो ये सबसे छोटी सेल है और जो इसकी साइज है वो ये वाली 0.3 है, ठीक है। और इसके बारे में एक मिनट, कुछ खास बातें और हैं वो भी देख लो भाई। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, अरे याद है क्या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक 12th क्लास में पढ़ी भी थी अपन ने ना। एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, ये प्रतिरोधी होते हैं। मतलब लाइन का मतलब क्या हुआ, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसके प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। मतलब कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दो माइकोप्लाज्मा नहीं मरेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके खिलाफ ये क्या है, प्रतिरोधी है, ठीक है। अब एक और एनसीईआरटी की लाइन और आपको बताऊंगा, यहां पर स्टेटमेंट में फंसाता है आपको। अगर आपको कथन दे दिया गया, स्टेटमेंट दे दिया गया तो यहां फंस सकते हो, बताऊंगा कैसे फंस सकते हो, एक मिनट दीजिए, ठीक है। तो अनेक माइकोप्लाज्मा, लाइन क्या है, अनेक माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों
पादपों के रोग के लिए रोगजनक है, लिए रोगजनक है। ठीक है, लाइन क्या कहती है कि अनेक माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं, प्लाज्मा लिख दिया क्या, माइकोप्लाज्मा। अभी देखो मैं थोड़ी देर पहले था साइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा है ना, तो साइनोबैक्टीरिया का साइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा आपस में मिक्स हो गया। ठीक है, चलो। अनेक माइकोप्लाज्मा जो है वो प्राणियों और पादपों में रोगजनक जो है वो होते हैं, रोगजनक के लिए रोगजनक होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें फंसा कैसे सकता है, फंसा आपको ऐसे सकता है, वो लाइन क्या दे देगा, कुछ माइकोप्लाज्मा जो हैं, कुछ वर्ड ध्यान से सुना, कुछ माइकोप्लाज्मा जो हैं वो प्राणियों और पादपों में रोगजनक होते हैं। अब जैसे ही वो अनेक की जगह कुछ करेगा ना, यहां पर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वो कथन गलत हो जाएगा। अगर कथन ऐसा होगा ना, अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों में रोगजनक होते हैं, तब आपका आंसर सही होगा, वो कथन सही होगा। अगर वो अनेक की जगह कुछ भी कर देगा ना, तो कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेक माइकोप्लाज्मा जो हैं वो रोगजनक होते हैं, कुछ नहीं होते, अनेक। ठीक है, उसके अलावा अगर वो ऐसे दे दे कि अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों में रोगजनक होते हैं, तो भी स्टेटमेंट गलत है। प्राणियों और पादपों दोनों में बोलेगा, तब जाके स्टेटमेंट सही होगा। समझ में आई क्या बात? ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट भी ऐड कर देता हूं मैं कि ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं, अचल होते हैं। तो भैया एनसीईआरटी तो मैं आपको करवा ही रहा हूं, उसके साथ में मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा भी ऐड करवा देता हूं। यार एक्स्ट्रा नहीं है, बस नॉर्मल बातें जो है वो ऐड करवाता हूं, बाकी मैं इतना कोई आपको अलग से डीप में नहीं लेके जाता ना, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही। ठीक है, अचल होते हैं। और उसके अलावा यार एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको इसको बैक्टीरिया फिल्टर आता है, एक बैक्टीरिया फिल्टर मतलब ऐसा फिल्टर जिसमें से बैक्टीरिया जो वो नहीं जा सकता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, चाय की छलनी है, चाय की छलनी है, जब चाय उसमें से छानोगे आप, ठीक है, उस छलनी में से, तो उसमें से चाय ही नीचे जाएगी, बाकी ऊपर जो है, ऊपर का जो सामान है ना, चाहे उसमें आप अदरक डाली हो, आपने इलायची डाली हो, चाय की पत्ती डाली हो, वो सारी ऊपर रह जाएगी उस छलनी में, और चाय जो है वो नीचे आ जाएगी। अगर मैं एक बैक्टीरिया फिल्टर लेके आऊं, तो वो फिल्टर जो क्या करता है, उस फिल्टर में से बैक्टीरिया नहीं निकल सकता, बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, और बैक्टीरिया से छोटा कोई होता नहीं। ठीक है, तो अगर कोई बैक्टीरिया फिल्टर है तो उसमें से कुछ नहीं निकल सकता बाहर। ये बात मानते हो या नहीं मानते? अरे बैक्टीरिया से छोटा क्या, वायरस जो है उसको अपन जीव नहीं मानते, वैसे भी वायरस होता है लेकिन वायरस को अपन जीव नहीं मानते। ठीक है, आगे बताऊंगा क्यों नहीं मानते। तो बैक्टीरिया जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, बैक्टीरिया से छोटा क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो फिल्टर होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कोई चीज वाटर प्रूफ है भाई, ठीक है, बोल दिया कि मेरे कपड़े वाटर प्रूफ है, ठीक है, आजकल आते भी हैं, तो वाटर प्रूफ होने का मतलब क्या है कि उसमें से पानी जो है वो आर पार नहीं जा सकता, पानी उस पर आर पार नहीं जाएगा। ठीक बात है। तो वैसे ही यहां पर बैक्टीरिया फिल्टर का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जो है उससे आर पार नहीं जा सकता, मतलब बैक्टीरिया सबसे छोटा है, वो उससे आर पार नहीं जा सकता, उससे छोटा कोई है ही नहीं, तो उस फिल्टर में से कोई नहीं गुजर सकता, सीधी सी बात ये है। लेकिन 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 माइकोप्लाज्मा ऐसा है जो उस फिल्टर में से निकल सकता है। भाई उस फिल्टर में से बैक्टीरिया नहीं निकल सकता, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है वो कहता है भैया ठीक है बैक्टीरिया तू तो नहीं निकल सकता, लेकिन बैक्टीरिया साहब मैं तेरे से छोटा हूं। माइकोप्लाज्मा क्या कहेगा, मेरी साइज तेरे से छोटी है, तो मैं तेरी इस बैक्टीरिया फिल्टर से क्या है छन के निकल सकता हूं अंदर से। ठीक है, तो बैक्टीरिया फिल्टर में से ये निकल सकता है भैया। तो ये लाइन मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, बैक्टीरिया फिल्टर, बैक्टीरिया फिल्टर, एक मिनट, बैक्टीरिया फिल्टर से गुजर सकते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं इसलिए बैक्टीरिया फिल्टर से गुजर सकते हैं। और एक चीज और लिखा देता हूं, इनका लिख दिया क्या, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनका कोई निश्चित जो है आकार नहीं होता, आकार नहीं होता, मतलब इनका जो कोई शेप जो है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके ऊपर कोई सेल वॉल तो होती है, कोई कोशिका भित्ति तो इनके पास में है नहीं। जब कोशिका भित्ति नहीं है तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं है ना, कैसा भी ये रूप ले लेते हैं ना, तो शेप जो इनका फिक्स नहीं है। तो ये बातें मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में बताई। इनमें से जो है एनसीईआरटी वाली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बाकी सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं आपको, तो ये नोट्स बहुत ही काम के हैं, लिखते जाना भाई साथ साथ में। चलो यहां पर माइकोप्लाज्मा अपना खत्म होता है।
और अपन आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा, आर्की बैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया, है ना। और आधे बैक्टीरिया जैसे खत्म होगा अपना मोनेरा जगत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी आधे बैक्टीरिया करते हैं, बस होने वाला है कंप्लीट मोनेरा जगत। कौन सा जगत, कौन सा बैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया। इंग्लिश में कहेंगे इनको आर्की बैक्टीरिया। इतनी देर अपन क्या पढ़ रहे थे, यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि मोनेरा जगत के अंदर दो प्रकार के हैं, एक यू बैक्टीरिया और एक आधे बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में अपन ने बैक्टीरिया पढ़ लिया, साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया, माइकोप्लाज्मा पढ़ लिया, तीनों चीजें यू बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। अब पढ़ रहे हैं अपन आधे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो पिछला अगर आप लेक्चर जो है वो रेगुलरली देख रहे हो ना तब मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया के बारे में कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि ये ऐसी जगह पे रह सकते हैं जहां पर कोई नहीं रह सकता, ठीक है। जो कठिन वास स्थान माने जाते हैं, ऐसे स्थान, ऐसे वास स्थान, ऐसी जगह जहां पर और कोई बैक्टीरिया नहीं रह सकता, वहां पर आर्की बैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया जो है वो रह सकते हैं। तो अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन वास स्थानों पर रहते हैं ये, ठीक है। तो आपके जो आधे बैक्टीरिया है वो अत्यंत कठिन वास स्थान जो है वहां पर ये रहते हैं। अगला पॉइंट आपको मैं बताता हूं वो क्या है, अन्य बैक्टीरिया। अन्य बैक्टीरिया क्यों नहीं रह सकते और ये क्यों रह सकते हैं, इसका कारण आपकी बात को बता रहा हूं। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया आधे बैक्टीरिया के पास में ऐसी क्या शक्ति है कि ये अत्यंत कठिन वास स्थानों पर रह सकते हैं जहां पर और कोई नहीं रह सकता, ये कैसे रह सकते हैं, इनके पास में ऐसी क्या खास चीज है वो बताता हूं अभी। अन्य बैक्टीरिया से इनकी, किनकी, आधे बैक्टीरिया की, है ना, इनकी कोशिका भित्ति संरचना भिन्न होती है, संरचना भिन्न होती है। कमेंट कर दो भाई, आधी रात को लगे पड़े हैं, कमेंट आप करते नहीं, ठीक है। कमेंट करने में भी आपको जोर आ जाता है, बताओ, ठीक है। क्या ही टाइम लग जाएगा, कुछ भी कर दो भाई, पसंद आ रहा नहीं पसंद आ रहा कुछ भी कर दो। आपको बात हूँ, कमेंट जितना ज़्यादा होंगे ना, और बढ़िया कमेंट जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा जो है वो लोग ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। यूट्यूब भी उनको दिखाएगा, तो कर दिया करो यार, क्या ही जाए, आपको कुछ जाता नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं जाता, बस थोड़ी सी आपको अपनी उंगलियां जो है वो हिलानी पड़ती हैं, ठीक है। इतनी एक्सरसाइज तो कर लो मेरे लिए, ठीक है। चलो, जो आपके आर्की बैक्टीरिया, जो आधे बैक्टीरिया, वो अत्यंत कठिन जो वास स्थान है वहां पर वो रहते हैं, ठीक है। अत्यंत कठिन वास स्थानों पर रहते हैं जहां पर मतलब कोई नहीं रह सकता, वहां पर वो रहते हैं। अन्य बैक्टीरिया से इनकी कोशिका भित्ति संरचना जो है वो भिन्न होती है। क्यों, ये अत्यंत कठिन वास स्थानों पर कैसे रह सकते हैं, वहां पर कोई नहीं रह सकता, वहां पर ये कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति की जो संरचना है ना वो भिन्न होती है बाकी बैक्टीरिया से। जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनके मुकाबले में जो आधे बैक्टीरिया हैं उनकी कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो क्या होती है, भिन्न होती है। और भिन्न कोशिका भित्ति संरचना होने के कारण ये जो है कठिन वास स्थानों पर रह सकते हैं। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, चलो जी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं ये बात, इनकी कोशिका भित्ति संरचना अलग है, इसी वजह से क्या करते हैं, प्रतिकूल का मतलब क्या है, अनफेवरेबल, कल भी बताया था मैंने आपको ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति संरचना जो है वो भिन्न होती है, इसी वजह से ये प्रतिकूल जो वास स्थान है, प्रतिकूल जो परिस्थितियां जो कंडीशंस हैं उनमें ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति वो किससे बनी हुई है, कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी कोशिका भित्ति जो है किससे बनी हुई होती है, स्यूडोम्यूरिन से। किससे, स्यूडोम्यूरिन, ठीक है। स्यूडोम्यूरिन की इनकी कोशिका भित्ति जो है वो बनी हुई होती है। चलो जी
अब जो है मैं आपको बताता हूं, ये आधे बैक्टीरिया जो है ये 4 हैं, सॉरी 3 हैं, 3 प्रकार के मान लो इनको, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूं। पहला है आपका मिथेनोजन, मिथेनोजन। दूसरा है आपका थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल। इंग्लिश वाले नाम देके घबराओ मत भाई, इंग्लिश में ही एनसीईआरटी भी लिखती है, तो क्या करें, लिख लो इंग्लिश में ही। और तीसरा चौथा है आपका हेलोफाइल, तीसरा सॉरी हेलोफाइल, हेलोफाइल। चलो अब ये 3 प्रकार के आपके आधे बैक्टीरिया हैं, इनके बारे में कुछ खास बातें लिख लेते हैं। पहली बात करते हैं अपन मिथेनोजन की। मिथेनोजन जो है आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, ये जो मिथेनोजन जो आधे बैक्टीरिया कहां देखने के लिए मिलेंगे आपको, ये जो बैक्टीरिया हैं आपको कच्छ क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। कहां मिलेंगे, कच्छ क्षेत्र में। कच्छ क्षेत्र कौन सा होता है अभी बताऊंगा। कहां मिलेंगे आपको, एक तो कच्छ क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे, कच्छ क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कच्छ क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कच्छ क्षेत्र उसको बोलते हैं जो दलदली क्षेत्र होता है ना, दलदल तो सब जानते हो ना, अरे फिल्मों में देखा होगा ना दलदल, ठीक है, दलदल जानते हो, ठीक। तो दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं, कच्छ क्षेत्र कहते हैं। तो कच्छ क्षेत्र में आपको क्या देखने के मिलेंगे, मिथेनोजन देखने के लिए मिलते हैं। कच्छ क्षेत्र के अलावा जो है मिथेनोजन कहां पाए जाते हैं वो बताता हूं अभी। कच्छ क्षेत्र के अलावा जो मिथेनोजन है वो पाए जाते हैं रूमिनेंट, रूमिनेंट पशुओं, रूमिनेंट पशुओं, कौन से, गाय और भैंस, ठीक, गाय भैंस लिख दो ना, गाय और भैंस। यार रूमिनेंट पशु किसको कौन से होते हैं, रूमिनेंट पशु वो होते हैं, ठीक है, ये जो गाय भैंस होते हैं ना, इनको आपने देखा होगा ये क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं, जुगाली जानते हो, ठीक है। ये जब खाती है ना तो खाती रहती हैं। अपन क्या करते हैं, खाना एक अपन ने निवाला तोड़ा, ठीक है, खाया, तो वो निवाला जो है अपन क्या करते हैं उसको चबाते रहते हैं, ठीक है। ये वैसे नहीं करती। जब गाय भैंस खाती हैं तो उस टाइम पर वो खाती हैं, सिर्फ खाती ही हैं, कोई चबाना वबाना कुछ नहीं है भाई, ठीक है। खा लिया, पूरा पेट भर लिया, उसके बाद में एक बार में खा लिया, फिर अपने आराम से बैठेंगी, टाइम पास करेंगी, और उस टाइम पर क्या करती हैं, ये जुगाली करती हैं। जो अंदर खाया है उसको वापस मुंह में लेके आती हैं, ठीक है, और फिर उसको चबा के फिर वापस बेचती हैं। ये काम करती है भाई। ये आपने देखा भी होगा गाय भैंस को करते हुए, कि वो करती हैं, जैसे उनके झाग से बनते, जब कोल जो ब्रश करते हैं उस टाइम में निकलते हैं, वैसे इनके झाग से भी निकलते रहते हैं जब ये जुगाली करती हैं, ठीक है। तो वापस देखो, ध्यान से सुनो। तो ये क्या करती हैं, खाते टाइम खाती ही हैं, कोई चबाना वबाना कुछ नहीं, खा लिया, पेट में गया, ठीक है। इनके अंदर अलग अलग प्रकार के पेट बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर जब इनके पास टाइम जाता है कि आप फ्री हैं, तो पेट में से उसको निकालेंगे, मुंह में लेके आएंगे, फिर चबाएंगे उसको, ठीक है, और फिर वापस वो जाएगा। चलो अब इसके बताने का रीजन क्या था, रीजन ये था कि ये जो मिथेनोजन है ना, ये इनकी आंत में पाए जाते हैं। किसके आंत में, ये जो गाय भैंस है, जो इनको क्या कहते हैं, रूमिनेंट पशु होते हैं, जो जुगाली करते होते हैं ना, जो एक बार खा लेते हैं उसके बाद पेट से निकाल के वापस क्या करते हैं, चबाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, जुगाली करना, उसको क्या कहते हैं, जुगाली करना। तो ऐसे पशुओं को कहते हैं रूमिनेंट एनिमल, जैसे गाय भैंस हो गए, ठीक है। तो इनके जो आंत है उनमें पाए जाते हैं ना ये मिथेनोजन, जो है एक तो कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं, दूसरा रूमिनेंट पशु होते हैं उनके आंत में ये पाए जाते हैं ना। तो रूमिनेंट पशुओं की आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी आंत में पाए जाने से क्या होगा, इनकी आंत में ये पाए जाते हैं, ये मिथेनोजन होते हैं, और मिथेनोजन क्या करते हैं, इनका जो गोबर बनता है ना, गाय भैंस का जो गोबर बनता है, उससे क्या बना सकते हैं अपन, गोबर गैस बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे गोबर गैस बनवाते हैं। गोबर में बायोगैस या फिर गोबर गैस का उत्पादन गोबर से लिखना ना, गोबर में लिख दिया मैंने, गोबर से उत्पादन करवाते हैं। तो मिथेनोजन उसके काम आते हैं ना। तो गोबर, इनके गाय भैंस के गोबर से ही जब बायोगैस बना सकते हैं अपन ना, तो इसलिए बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर मिथेनोजन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक बात है। चलो, और यहां पर मैं एक पॉइंट बता देता हूं, ये मैंने आपको 12th क्लास में वैसे बता दिया है, लेकिन यहां पर भी मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। ये जो गोबर गैस होता है ना, इसमें मुख्यतः, इनमें और भी गैस होती है ना, और भी गैस होती है, लेकिन मुख्यतः कौन सी गैस होती है, ठीक है, वो होती है आपकी मीथेन गैस। मीथेन होता है CH4,
ठीक है। तो गोबर गैस में बहुत सारी गैस होती हैं, अलग अलग गैस बता चुका हूं आपको, 12th क्लास में पढ़ा चुका हूं ये बातें, है ना, गोबर गैस के बारे में। लेकिन मुख्यतः इसमें मीथेन गैस होती है। यहां तक की दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलो, ये बात कर ली अपन ने किसकी? मिथेनोजन की बात कर ली। अब बात करेंगे अपन किसकी? थर्मो एसिडोफाइल्स की बात करेंगे। आज थर्मो एसिडोफाइल, सबसे पहले तो यहां पर ये उच्च तापमान में रहने वाले हैं। थर्मो एसिडोफाइल जो आधे बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजन कहां रहते हैं? कच्छ क्षेत्र में, और जो रूमिनेंट पशु उनकी आंत में रहते हैं। जो थर्मो एसिडोफाइल है वो कहां रहते हैं? उच्च तापमान में, ठीक है, उच्च तापमान में। उसके अलावा उच्च अम्लता वाले क्षेत्र में, अम्लता। उसके अलावा गर्म झरने। तो यहां आपके थर्मो एसिडोफाइल जो आधे बैक्टीरिया वो रहते हैं। फिर अगला है अपना हेलोफाइल। हेलोफाइल जो है वो क्या होते हैं? ये कहां रहते हैं? हेलोफाइल जो आधे बैक्टीरिया वो कहां रहते हैं? वो लवणीय क्षेत्र में मिलते हैं अपन को। कहां मिलेंगे? लवणीय क्षेत्र। लवणीय क्षेत्र समझते हो? लवणीय क्षेत्र। इंग्लिश में बात करें तो सोल्टी एरिया, है ना, जहां पर सोल्टी कंडीशन होती है वहां पर आपको हेलोफाइल देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको पता हो, याद होने चाहिए भाई। हेलोफाइल लवणीय क्षेत्र में, थर्मो एसिडोफाइल उच्च तापमान, उच्च अम्लता और गर्म झरनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मिथेनोजन कच्छ क्षेत्र, दलदली वाला क्षेत्र, और रूमिनेंट पशुओं में। और रूमिनेंट पशुओं में मिथेनोजन क्या करते हैं? बायोगैस, गोबर गैस, ठीक है, जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है। ये अपना यहां पर आधे बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और आधे बैक्टीरिया कंप्लीट होने के साथ साथ में यहां पे क्या कंप्लीट हो जाता है? अपना मोनेरा जगत भी कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे अपन कल शुरुआत करेंगे किसकी? प्रोटिस्टा जगत की शुरुआत करेंगे, ठीक है, और प्रोटिस्टा जगत खत्म करेंगे फिर अपना फंजाई जगत है, और फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करना यार, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।